ओके, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे मास को मेजर कर सकते हैं रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में। ओके, तो वो एग्जांपल देखिए क्या होगा। हम लोग बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में रिएक्शन करवाएंगे। ये दोनों ही एक्वेस सॉल्यूशन होते हैं, वाटर सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं इनके फॉर्मूलाज लिखता हूं पहले। बैरियम क्लोराइड BaCl2, इट इज नोन एज barium chloride. Second, it reacts with sodium sulfate. And after reaction, barium sulfate is formed barium sulfate and NaCl are formed, sodium chloride. ये किस फॉर्म में है? तो आंसर है ये एक्वेस फॉर्म में। एक्वेस, एक्वा वर्ड से बना, एक्वा मतलब कि वाटर सॉल्यूशन। तो बैरियम क्लोराइड के अंदर वाटर डाल करके हमने ये सॉल्यूशन तैयार करवाया, बैरियम क्लोराइड। इसी तरह से सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट भी कैसा सॉल्यूशन है? एक्वेस सॉल्यूशन। ये जो बैरियम सल्फेट है ये एक सॉलिड होता है। रिएक्शन के बाद में जो ये कंपाउंड बन रहा है बैरियम सल्फेट, इट इज ए सॉलिड और इसको बोला जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो उसमें सॉल्यूशन में मिक्सअप नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन में मिक्सअप नहीं होगा तो ये सेपरेट रहेगा सॉल्यूशन से, इसीलिए मैंने इसकी स्टेट को क्या लिखा है? सॉलिड। और ये NaCl किस फॉर्म में मिलेगा? ये एक्वियस फॉर्म में मिलेगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग ये समझना चाहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे होगा। तो देखिए इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। बैरियम क्लोराइड, ये जो बैरियम क्लोराइड लिया ये कितने ग्राम लेना है? 20.8 ग्राम, ये इसकी क्वांटिटी है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट लेना है 14.2 ग्राम्स, इट इज टेकन 14.2 ग्राम्स। तो ये क्वांटिटीज हमने इसकी ली। अब ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। और ये कौन से कलर का होता है? ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। और ये भी कैसा सॉल्यूशन होता है? NaCl का जो वाटर सॉल्यूशन होगा, दैट इज कलरलेस सॉल्यूशन। अभी एक्सपेरिमेंट देखिए किस तरह से किया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, इस तरह का एक फ्लास्क लेंगे और इस फ्लास्क के अंदर मैंने जो भी मटेरियल डाला मैं उस मटेरियल को मेजर कर लूंगा। कैसे मेजर कर लूंगा? उसको बीम बैलेंस पे रख करके या वेटनिंग मशीन पे रख करके हम उसके मास को मेजर कर लेंगे। तो बैरियम क्लोराइड 20.8 ग्राम। तो मैंने इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या भर दिया? इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने बैरियम क्लोराइड को भर दिया, जो कितना ग्राम है? 20.8 ग्राम। ओके, अब दूसरा सब्सटेंस क्या है? सोडियम सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन। इसका एक्वेस सॉल्यूशन देखिए किसमें लेंगे? इसका एक्वेस सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में। तो मैंने उस लिक्विड को मेजर किया, लिक्विड को मेजर करके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एक्वेस सॉल्यूशन को भर दिया। अब इसका मास भी मेजर कर रखा है, इसका मास भी मेजर कर रखा है, इट इज हैविंग सोडियम सल्फेट, इसमें सोडियम सल्फेट है। तो दोनों के मास हमने मेजर कर रखे हैं। टोटल मास कितना है रिएक्शन से पहले? तो आंसर है 35.0 ग्राम। इसका 20.8 है, इसका 14.2 है और इनका जो टोटल मास है दैट इज 35.0 ग्राम, मतलब कि 35 ग्राम टोटल मास होगा। ओके, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं। ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी मटेरियल है उसको मैं इसमें फिल कर दूंगा। तो मैंने इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर रखा और इसके अंदर जो भी कंटेंट था उस कंटेंट को मैंने इसमें पॉर करना शुरू कर दिया, इसमें डालना शुरू कर दिया। तो ये जो भी सब्सटेंस था इस टेस्ट ट्यूब में, सोडियम सल्फेट था, वो सोडियम सल्फेट इसमें जाना शुरू हो जाएगा और मैंने सारे सोडियम सल्फेट को इसमें पॉर कर दिया, इसमें डाल दिया। ये कितने ग्राम था? ये था 12.8 ग्राम। ये था 12.8 ग्राम्स। ओके,
अब मैंने इस सॉल्यूशन को, ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है, दोनों ही सॉल्यूशन कलरलेस थे, मैंने दोनों को मिक्सअप कर दिया, दोनों को मिक्सअप किया तो हमने देखा कि इसमें एक केमिकल रिएक्शन हुई और ये पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब खाली हो चुकी है। जिस टेस्ट ट्यूब से हमने मटेरियल को डाला था ये तो एम्प्टी होगी, तो पूरा सब्सटेंस अब इसमें आ चुका है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ये जो बैरियम क्लोराइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट में, तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट बनेगा। तो यहां पर टेस्ट ट्यूब में मेरे को व्हाइट कलर का मटेरियल दिखाई दे रहा है, पहले ये कलरलेस था, धीरे धीरे इसमें व्हाइट कलर का मटेरियल मेरे को दिखने लगा, मतलब कि इसमें क्या बन गया, इसमें बन गया बैरियम सल्फेट और दूसरा क्या बन गया, NaCl। ओके, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। धीरे धीरे ये बैरियम सल्फेट बॉटम में जाना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द हाई डेंसिटी सॉलिड है, ये इसमें मिक्सअप नहीं होगा, तो ये सारा का सारा बैरियम सल्फेट यहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड है। और NaCl कैसा सॉल्यूशन है, NaCl कलरलेस सॉल्यूशन है, तो ये तो बैरियम सल्फेट यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा इसके बॉटम में, और NaCl कैसा सॉल्यूशन है, वो कलरलेस सॉल्यूशन है, तो कलरलेस सॉल्यूशन आपको यहाँ दिखाई देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है। अब हम इसके मास को मेजर करेंगे। अब ये जो भी मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का, तीन सब्सटेंसेस का, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है और ये बैरियम सल्फेट है। अब हमने क्या किया, इसको उठा करके वेटनिंग मशीन पे रख दिया, तो वेटनिंग मशीन ये बता रही है कि इसका टोटल मास कितना है, 35.0 ग्राम। तो रिएक्शन से पहले इसका मास मेजर किया, इसका मास मेजर किया, दोनों का टोटल मास आ रहा था 35 ग्राम। और इस कॉनिकल फ्लास्क में जो भी सब्सटेंसेस बने रिएक्शन के बाद में, ये दो नए सब्सटेंस बने, ये दोनों प्रोडक्ट है, तो ये दोनों प्रोडक्ट का टोटल मास कितना है, 35 ग्राम। इन दोनों प्रोडक्ट का टोटल मास भी कितना आ रहा है, 35 ग्राम आ रहा है। और अगर हम इनको अलग अलग करके इनके मास को मेजर करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, फिल्टरेशन कर देंगे। क्या प्रोसेस लगा देंगे, फिल्टरेशन करने पर बैरियम सल्फेट तो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और NaCl फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर एक दूसरा बीकर लेकर के, दूसरा कॉनिकल फ्लास्क लेकर के हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ठीक है, सेपरेट करके भी दिखा देते हैं। यहां पर एक और कॉनिकल फ्लास्क लिया और इस कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फनल लगा देंगे, कीप लगा देंगे। ये हमने एक फनल लगा दी और इस फनल के अंदर हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा दिया। इस फनल में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये फिल्टर पेपर लगा दिया। अब जैसे ही इस मिक्सचर को यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, बैरियम सल्फेट तो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, बैरियम सल्फेट तो यहाँ कलेक्ट हो गया, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल मिक्सअप नहीं होगा, तो बैरियम सल्फेट यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, दिस इज बैरियम सल्फेट। और जो फिल्टर रेट होगा वो धीरे धीरे इसमें से पास होता रहेगा और यहाँ पर क्या कलेक्ट हो जाएगा, NaCl। अब हम इन दोनों के मास अलग अलग भी मेजर कर सकते हैं। बैरियम सल्फेट का मास मेजर करेंगे जो कि फिल्टर पेपर पे था, उस पाउडर का मास हमने मेजर किया तो वो मास हमें मिलता है 23.3 ग्राम। ये जो मास मिला ये कितना मिला, 23.3 ग्राम। और सोडियम क्लोराइड का मास मिलेगा 11.7 ग्राम। ये जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर कलेक्ट हुआ आफ्टर फिल्ट्रेशन, इसका मास है 11.7 ग्राम। देख लीजिए टोटल कितना आ रहा है, 23.3 एंड 11.7, इनको टोटल करेंगे तो 35 ग्राम से आएगा। तो इस तरह से लेवोइजियर ने इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट करके मासेस को मेजर किया। रिएक्शन से पहले दोनों सब्सटेंसेस के मास लिए, टोटल मास 35 ग्राम आ रहा था। रिएक्शन के बाद में जो दो नए कंपाउंड बने, जो दो नए सब्सटेंसेस बने, उनको फिल्टरेशन करके सेपरेट कर लिया, बैरियम सल्फेट के मास को मेजर किया तो 23.3 ग्राम। यहाँ पर जो NaCl था, जो सॉल्ट सॉल्यूशन था, उसके मास को मेजर किया तो वो था 11.7 ग्राम। और टोटल मास कितना है इन दोनों प्रोडक्ट का, ये दोनों प्रोडक्ट का टोटल मास है 35 ग्राम। तो ये 35 ग्राम हमने यहाँ लिख दिया। ओके, तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है, जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा कंजर्व रहेगा।
सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम सेकंड लॉ को स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। Second is law of constant proportions। या इसकी बजाय इसके एक दो नाम और भी हैं, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इसको इस नाम से भी बोला जा सकता है, लॉ ऑफ डिफाइनेट। डिफाइनेट मतलब फिक्स्ड, लॉ फिक्स प्रोपोर्शन, या एक नाम और है इसका लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलो, डिफाइनेट प्रोपोर्शन बोलो, या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन बोलो, एक ही बात है। अच्छा, अब इस लॉ को देखिए, इसकी क्या स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूं कि क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। A chemical compound always consists a chemical compound always consists of always consists of same elements combined together same elements combined together in a in the same proportion by mass, in the same proportion by mass. So this is the law which is known as law of constant proportion, and it is given by Joseph Prost in the 1779। इस लॉ को किसने बनाया 1779 में? जोसेफ प्रोस्ट। ओके, तो देखिए ये स्टेटमेंट में क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया एक केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। ये कह रहा है आप अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड को लेंगे तो उसमें हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे, वो उन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर के बनेगा। कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, उन्हीं सेम एलिमेंट से बनेगा और सेम मास के प्रोपोर्शन में वो दोनों जुड़ेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं, H2O। H2O का जो रेशो है, रेशो बाय मास, देखिए दोनों रेशो मैं आपको बता देता हूं। रेशो बाय मास, मास का रेशो होगा 1:8 एंड रेशो बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशो होगा 2:1। वॉल्यूम का रेशो कितना होगा 2:1। तो पहले मास के रेशो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मास के रेशो का देखिए क्या मतलब है, अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूं, H2 लेता हूं, तो मुझे 8 ग्राम क्या लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 9 ग्राम H2O। क्या बनाता है, 9 ग्राम H2O। तो मतलब ये हमेशा 1:8 की फॉर्म में ही, हमेशा इस रेशो के अंदर ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा इसी रेशो में ही जुड़ते हैं, हमेशा इसी रेशो में ही क्या होंगे, कंबाइन होंगे, 1:8 के रेशो में।
ओके, अब और एग्जांपल देखिए, और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं मैं। H2O, H2O में दो एटम्स है हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। दो एटम है हाइड्रोजन के और एक एटम है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये जो दो एटम है हाइड्रोजन के, इनका मास कितना होता है, तो इनका मास होगा 2 यूनिट। देखिए एटम्स के मास को यूनिट्स में मेजर किया जाता है। जो एटम्स का मास होता है उसको किसमें मेजर करते हैं, उसको यूनिट में मेजर करते हैं। इसको हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट के नाम से। ओके, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अगर 2 हाइड्रोजन है तो इनका मास होगा 2 यूनिट। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 यूनिट। तो यहां पर हम लिख देंगे द मास ऑफ वन ऑक्सीजन इज 16 यूनिट। अब ये यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 2:16 बचेगा। 2:16, इसको कैंसिल करोगे ये 1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1:8 बनेगा। सो द रेशियो बाय मास ऑफ H2O इज 1:8। तो अगर हम 99 ग्राम वाटर लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं 99 ग्राम वाटर लेंगे, तो देखिए मैंने यहां पर 99 ग्राम H2O लिया, तो इसमें आपको 11 ग्राम क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और 88 ग्राम क्या मिलेगा इसमें आपको, इसमें 88 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलेगा। जब हम H2O को डीकंपोज करेंगे, डीकंपोज करने का मतलब है कि जब हम इसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करके या किसी भी तरह से गर्म करके या एनर्जी प्रोवाइड करके, हम इसको क्या कर सकते हैं, डीकंपोज कर सकते हैं। तो H2O को जब मैं डीकंपोज करूंगा तो दो एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितना बनेगा, 11 ग्राम, और ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, 88 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितनी मिलेगी आपको, 88 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी जब मैं 99 ग्राम H2O को तोड़ दूंगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ओके, तो देख लीजिए वही प्रोपोर्शन आ रहा है, 1:8 आ रहा है क्या। इसको क्या लिखेंगे, 11 ग्राम, और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, ऑक्सीजन का मास कितना है 88 ग्राम। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1:8। दोनों 11 पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 11 बन जा 11 और 11 8 जा 88। तो यहाँ पर ये 1:8 ही आएगा दोबारा से। ओके, अब रेशियो बाय वॉल्यूम क्या है, रेशियो बाय वॉल्यूम क्या है, मतलब कि कौन सा ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा मटेरियल, हाइड्रोजन। H2O के अंदर देख लीजिए हाइड्रोजन का नंबर 2 है। H2O इस तरह का मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है। ओके, तो ये H2O होता है। अब इसमें देख लीजिए किसकी एटम ज्यादा है, तो आंसर है हाइड्रोजन के एटम ज्यादा है, और ऑक्सीजन का एटम कितना है, ऑक्सीजन का एटम 1 है। तो यहां पर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2 रेशियो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर 1। सो 2:1, 2:1 में ये आपस में जुड़ते हैं इन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं आपको 100 पार्टिकल्स देता हूं, अगर मैंने आपको 100 एटम्स दिए किसके, हाइड्रोजन के, और 50 एटम्स दिए ऑक्सीजन के, तो बताइए कितने H2O बनेंगे। अगर 100 एटम मैं हाइड्रोजन के दूंगा, 50 एटम ऑक्सीजन के दूंगा, तो कितने H2O बनेंगे, तो आंसर है 100 H2O बनेंगे। 100 या 50 H2O बनेंगे। कैसे, एक मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और कितनी ऑक्सीजन जुड़ती है, 1 ऑक्सीजन जुड़ती है। तो ये पहला मॉलिक्यूल बना। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगी। तो एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बन सकते हैं इन क्वांटिटी से, 100 एटम हाइड्रोजन के लेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल में 2-2 हाइड्रोजन के एटम यूज हो जाएंगे, और एक किसका एटम यूज होगा, ऑक्सीजन का। तो यहां पर इनसे कितने मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, 50 मॉलिक्यूल बन सकते हैं किसके, वाटर के। मॉलिक्यूल क्या होता है, द ग्रुप ऑफ एटम्स which are having 2 or more atoms chemically combined together। मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम केमिकली जुड़े होंगे, एक केमिकल रिएक्शन के बाद में एक दूसरे से जुड़ेंगे, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। ओके, अच्छा अब एक और एक्सपेरिमेंट सुनो। अगर मान लीजिए मेरे पास H2O है,
कितना H2 है, तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास 11 ग्राम H2 है, 11 ग्राम से काम नहीं चलेगा, 9 ग्राम लिखना पड़ेगा इसको। हाँ, अगर मेरे पास 9 ग्राम H2 है, मैंने वाटर लिया, 9 ग्राम वाटर लिया, अगर 9 ग्राम वाटर को मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके डीकम्पोज करूंगा, मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की और इसको डीकम्पोज करना शुरू किया, तो जब मैं इसको डीकम्पोज करूंगा तो मुझे मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। H2O को मैंने तोड़ दिया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये जो हाइड्रोजन मिलेगी, ये हाइड्रोजन आपको मिलेगी 1 ग्राम, और ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, तो आंसर है ऑक्सीजन आपको मिलेगी 8 ग्राम्स। तो देख लीजिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये जुड़ रहे हैं। H2O हमेशा किससे बनेगा, सेम एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर ये एक वर्ड लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। मैं बोल रहा हूँ वाटर, वाटर हमेशा किससे बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हमेशा सेम एलिमेंट जुड़ेंगे, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तभी वाटर बनेगा। और किस प्रपोर्शन में जुड़ेंगे, तो आंसर है सेम प्रपोर्शन में जुड़ेंगे। किस रेशो में कंबाइन होता है ये 1:8 में कंबाइन होता है, तो यहां पर भी ये 1:8 में ही कंबाइन हो रहा है और 1:8 में ही डीकम्पोज हो रहा है। अगर मैं 9 ग्राम H2O को तोड़ दूंगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस मिलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इसका रिवर्स रिएक्शन करवाएंगे तो रिवर्स रिएक्शन भी करवा सकते हैं। अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करूंगा कितने ग्राम ऑक्सीजन में, 8 ग्राम ऑक्सीजन में। अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेता हूं और उसको 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्निंग प्रोसेस करवाता हूं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में H2O बनेगा। और कितने ग्राम H2O बनेगा, तो आंसर है 9 ग्राम। तो मास भी तो कांस्टेंट रह रहा है, देख लीजिए। पहले रिएक्टेंट का मास कितना था, 1 + 8 9 ग्राम, और जो यहां पर प्रोडक्ट बना उसका मास भी कितना है, उसका मास भी है 9 ग्राम्स। और यहाँ पर एक लॉ और फॉलो हो रही है, ये हमेशा 1:8 में कंबाइन हो रहा है। देख लीजिए हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 8 ग्राम, तो ये 1:8 में ही कंबाइन हो रहे हैं। तो जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसमें हमेशा वही एलिमेंट्स होंगे और सेम प्रोपोर्शन में जुड़ेंगे। जैसे H2 एक कंपाउंड है, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और हमेशा 1:8 की फॉर्म में ही कंबाइन होंगे। ओके, इसके अलावा और भी हम लोग प्रोपोर्शंस निकाल सकते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया गैस होती है जिसको NH3 लिखा जाता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो देखिए क्या होगा, रेशियो ऑफ masses of nitrogen and hydrogen in ammonia 14:3, 14:3 में जुड़ते हैं। तो अगर मेरे को अमोनिया गैस बनानी है ना, तो मेरे को 14 ग्राम नाइट्रोजन लेना पड़ेगा और 3 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। जब 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो उस केस में 17 ग्राम क्या बनेगा, NH3 बनेगा। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हो रहा है और साथ साथ ये भी पता लग रहा है कि ये हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही जुड़ते हैं। अच्छा, और एग्जांपल देखो, H2O के बारे में ही देखते हैं। H2O के अंदर हमने ये देखा कि हाइड्रोजन और